हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सिविल टेक बाय एनडी पर। मेरा नाम है निरंजन सिंह और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 1 और 2 है। हम ऑलरेडी अपने चैनल सिविल टेक बाय एनडी पर अपलोड कर चुके हैं। जिस किसी को भी जो भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनमें आप जाओगे तो आपको 100+ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई 2020 को देखते हुए डिजाइन किए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। हमने जो सीरीज तैयार की है उन्हीं से आपके 50 to 60% क्वेश्चंस आपको हर एक जो भी एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाय एनडी पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे हमें आप सभी का सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह से चैनल पर कंटिन्यूसली वर्क कर सकें। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। ये आपको फिगर दे रखा है, जब आपका लोड जो है अगर आप पॉइंट y पे लगाते हैं तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो आपका डेल्टा 2 होता है डेल्टा, और अगर आप W2 लगा रहे हो x पे तो जो y पे डिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका डेल्टा 1 है। ये आपको दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको दे रखे हो तो आपको बेटीज लॉ है आपका वो आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। बेटीज लॉ आपको लगाना पड़ेगा। बेटीज लॉ क्या कहता है, जब अगर आप W1 जो है लोड अगर आप y पॉइंट पे लगा रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा y में वो आपका डेल्टा 1 है। तो W1 इंटू डेल्टा 1 जो होगा वो आपका किसके अकॉर्डिंग होगा, जब आप W2 लोड लगा रहे हैं x पॉइंट पर तो उसकी वजह से दूसरे बीम 1 में जो डिफ्लेक्शन होगा, यानी आप पॉइंट 2 पे जो पॉइंट x पे लोड लगा रहे हैं बीम 2 में, उसकी वजह से बीम 1 में जो पॉइंट x पर डिफ्लेक्शन है वो आपका W2 है। तो W2 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू W1 इंटू डेल्टा 1, यानी कि W1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू W2 डेल्टा 2। तो यहाँ से डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 का आपको रेशियो पूछा गया, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1। यानी कि अगर आप पॉइंट 1 पर लोड लगा रहे हैं तो उसकी वजह से जो पॉइंट 2 में डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन जब आप लोड लगाओगे पॉइंट 2 पे उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा 1 में, वो दोनों डिफ्लेक्शन आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एक बार आपने पॉइंट 1 पर लोड लगाया उसकी वजह से पॉइंट 2 पर डिफ्लेक्शन कितना हुआ, एक बार आपने पॉइंट 2 पर लोड लगाया उसकी वजह से पॉइंट 1 पर डिफ्लेक्शन हुआ, उन दोनों डिफ्लेक्शन जो है आपके इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, W2 अपॉन W1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लीपेरेंस थ्योरम इज अप्लाइड टू। क्लीपेरेंस थ्योरम कब अप्लाइड होती है? बेसिकली क्लीपेरेंस थ्योरम को हम 3 मूवमेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। 3 मूवमेंट इक्वेशन एप्लीकेबल होती है अगर आपकी फिक्स्ड बीम हो। अगर आपको फिक्स्ड बीम दे रखी है तो हमें जो एटलीस्ट 2 स्पेन्स की जरूरत होती है, यानी हमारे अगर हम क्लीपेरेंस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 2 स्पेन होनी चाहिए। तो जो फिक्स्ड बीम होती है उसको हम जो कंटिन्यूस बीम बना लेते हैं इस तरह से रिटर्न करके, यानी कि एक आप साइड में रोलर सपोर्ट लगा दीजिए, एक आप हिंज सपोर्ट लगा दीजिए, इसी तरह से यहाँ पे आप एक हिंज सपोर्ट लगा दोगे। यानी फिक्स सपोर्ट को हटा के आप एक रोलर और हिंज दोनों आप एप्लीकेशन अगर लगा दोगे तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, स्पेन्स बन जाएंगी। तो एटलीस्ट 2 स्पेन्स हमारे पास होने चाहिए टू अप्लाई द क्लीपेरेंस थ्योरम, या 3 मूवमेंट इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। ये बेसिकली यूज होती है आपकी फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूस बीम के लिए। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। फिक्स और कंटिन्यूस बीम के लिए हम क्या करते हैं, क्लीपेरेंस थ्योरम अप्लाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम इज हिंज एट ए एंड फिक्स एट बी। A moment M is applied at end A. What is the moment developed at the end B? यानी कि A जो एंड है वो आपका हिंज है और जो B एंड है वो आपका फिक्स है। तो अगर आपका फॉर एंड अगर आपका फिक्स होता है तो अगर आप सपोज दैट ये आपका A एंड है, ये आपका B एंड है, A एंड पे आपने मोमेंट M अप्लाइड किया हुआ है तो इसकी वजह से जो होगा आपका जो B पॉइंट पर जो मोमेंट होगा वो आपका M/2 होता है। यानी कैरी ओवर फैक्टर जो होगा 1/2 होगा अगर आप फॉर एंड जो आपका फिक्स्ड है। अगर फॉर एंड भी आपका हिंज होगा तो जो होगा आपका जो कैरी ओवर फैक्टर होगा वो आपका 0 होगा। तो इस केस में आपसे जो डेवलप मूवमेंट पूछा गया तो डेवलप मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्लाइड टू एनालाइज
यानी हार्डी क्रॉस ने क्या दिया था, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया था। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं, टू एनालाइज द फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंटिन्यूस बीम इंक्लूडिंग नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, या ऑप्शन बी है आपका कंटिन्यूस बीम विद प्रिज्मेटिक एलिमेंट्स, या ऑप्शन सी है आपका स्ट्रक्चर विद इंटरमीडिएट हिंजेस। तो हार्डी क्रॉस मेथड या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहें वो हम नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करते हैं, प्रिज्मेटिक एलिमेंट्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, और स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट हिंजेस में भी अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी सारे केसेस के लिए हम बेसिकली हार्डी क्रॉस मेथड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द फोर्स आर टेकन एज अननोन, या ऑप्शन बी आपका, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द जॉइंट रोटेशंस आर टेकन एज अननोन्स, या ऑप्शन सी आपका, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बीम एंड फ्रेम्स हैविंग सेटलमेंट एज द सपोर्ट, या ऑप्शन डी आपका, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज फ्री फोर्स मेथड। बेसिकली होता क्या है, जब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करते हैं या एसडीएम हम इसको बोलते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बेसिकली होता क्या है, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं, यानी किसी जॉइंट पे अगर हमें रोटेशंस निकालने हो, स्लोप रोटेशंस मतलब स्लोप या मोमेंट निकालना हो, दो तरह के आपके डिफ्लेक्शन होंगे जॉइंट पे, तो उस केस में जो अप्लाई करते हैं वो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यानी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बेसिकली क्या, जॉइंट रोटेशन को, अगर आपके पास जॉइंट रोटेशन अननोन है तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को अप्लाइड करते हैं। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एन अप्रोक्सीमेट क्विक सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर फ्रेम्स सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। यानी कि अगर आपका एक अप्रोक्सीमेट क्विक सॉल्यूशन हमें निकालना हो किसी भी फ्रेम्स के लिए जो ट्रांसवर्स लोड से सब्जेक्टेड है, सपोज दैट आपका वन वे फ्रेम हम लेके चल कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दैट इस तरह का आपके पास कोई वन वे फ्रेम है, वन वे फ्रेम पे क्या हो रहा है, आपका ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, सपोज दैट ये आपका ट्रांसवर्स लोड लग रहा है W, तो उसकी वजह से क्या होगा, कौन सा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। फर्स्ट है आपका बाई कैंटिलीवर और पोर्टल मेथड्स, या ऑप्शन बी आपका बाई स्ट्रेन एनर्जी मेथड, या ऑप्शन सी आपका बाई मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या ऑप्शन डी आपका बाई मैट्रिक्स मेथड। तो जब आपको फ्रेम इस तरह का जो ट्रांसवर्स लोड की वजह से जो हमें डिफ्लेक्शन, ट्रांसवर्स लोड की वजह से अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना होगा, बाई क्विक सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, कैंटिलीवर और पोर्टल मेथड बेसिकली यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, बाई कैंटिलीवर और पोर्टल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीम कैरीज अ यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ्स इन विच बीम द स्ट्रेन एनर्जी बी मैक्सिमम। तो अगर आपके पास जो है कोई कैंटिलीवर बीम है उसमें आपका यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के केस में क्या होता है, जो स्ट्रेन एनर्जी आपकी होती है यू की भी जो वैल्यू होती है आपकी W स्क्वायर L पावर 5 अपॉन 40 EI, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ कैंटिलीवर। यानी अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसमें, तो यू की जो वैल्यू होती है वो आपकी W स्क्वायर L पावर 5 अपॉन 40 EI होती है। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम लेके चलते हो, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट इट्स लेंथ, तब जो आपका स्ट्रेन एनर्जी होती है वो आपकी W स्क्वायर L पावर 5 अपॉन 240 EI होती है। तो बेस में वैल्यू आपकी बढ़ रही है, डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो आपकी कैंटिलीवर बीम के केस में होगी। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ स्पिन L एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी EI अंडरगोज अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट विदाउट रोटेशन बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड। यानी कोई आपके पास कैंटिलीवर बीम है इस तरह की, इसमें क्या कैंटिलीवर स्पिन L, स्पैन इसका आपको L दे रखा है, यानी लेंथ जो है कैंटिलीवर बीम की वो आपकी L है, एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी आपकी EI है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, यानी एंड पे इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, यानी जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका फ्री एंड पे होगा। जो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे रखी है वो आपकी एक यूनिट दे रखी है, डेल्टा 1 है। तो इसकी वजह से जो फिक्स एंड पे मूवमेंट होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है आपकी 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट द एंड फिक्स जो होता है उस पर मूवमेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है कि 1 यूनिट है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा यानी बेंडिंग मोमेंट होगा एट द फिक्स्ड एंड वो उसकी वैल्यू जो होगी आपकी 6 EI अपॉन L स्क्वायर हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, 6 EI अपॉन L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ लोड क्रॉसेज अ थ्रो टाइप प्रेट ट्रस इन द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस तरह से कोई आपका प्रेट ट्रस बना हुआ है, ये आपका प्रेट ट्रस होता है,
तो यहाँ पे लोड क्या हुआ, पास हो रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट में आप लोड पास हो रहा है। द नेचर ऑफ फोर्स इन एनी डायगोनल, यानी कि आपको डायगोनल डायरेक्शन में नेचर ऑफ फोर्स बताना है इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पेन। सपोज दैट ये आपका लेफ्ट हाफ स्पेन हो गया ये आपका राइट हाफ स्पेन हो गया। तो इसमें आपको फोर्स का नेचर बताना है कि फोर्स का नेचर आपका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑलवेज बी कंप्रेशन, या ऑप्शन बी आपका ऑलवेज बी टेंशन, या ऑप्शन सी आपका चेंजेस फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन, या ऑप्शन डी है आपका चेंजेस फ्रॉम टेंशन टू कंप्रेशन। तो अगर आपका थ्रो टाइप प्रेटरस है तो उसमें जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो आपका चेंज होता है फ्रॉम कंप्रेशन टू, यानी कि लेफ्ट हाफ से आपका कंप्रेशन टू टेंशन आपका चेंज होगा। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा, चेंजेस फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेप्स इन द ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन द मेंबर ऑफ अ लोड प्लेन ट्रस, यानी कि कोई आपका प्लेन ट्रस दे रखा है, उसमें जो स्टेप्स होते हैं ग्राफिकल डिटर्मिनेशन को ग्राफिकली डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो सबसे पहले जो होता है आपका वो हम स्पेस डायग्राम बनाते हैं। स्पेस डायग्राम के बाद हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं टू डिटरमाइन द एंड रिएक्शन, यानी आपको ग्राफिकली किसी ट्रस को ग्राफिकल मेथड से आपको अगर सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद वेक्टर डायग्राम बनाएंगे एंड रिएक्शंस को निकालने के लिए, उसके बाद स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, व्हाइल यू यूजिंग द ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन द मेंबर ऑफ प्लेन ट्रस। तो ऑप्शन डी जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। स्पेस डायग्राम, देन वेक्टर डायग्राम, देन स्ट्रेस डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम, यानी कोई आपकी कंटिन्यूअस बीम है, ये आपका इन सपोर्ट हो गया, ये आपका रोलर सपोर्ट हो गया, ये आपका इन सपोर्ट हो गया, सपोर्ट इस तरह की आपकी अगर कंटिन्यूअस बीम है, तो अगर आप इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ, यानी ये आपका सपोर्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इसको अगर सिंक हो जाए, सिंक का मतलब क्या है कि ये आपका नीचे अंडर द साइड क्या होता है, स्लाइड हो जाए, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट, या ऑप्शन बी आपका इंक्रीज द नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट, या ऑप्शन डी है आपका रिड्यूस द पॉजिटिव मोमेंट एट द सपोर्ट। तो जब आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट आपका सिंक हो जाएगा तो जो नेगेटिव मोमेंट की वैल्यू होगी आपकी, नेगेटिव मोमेंट की वैल्यू जो होगी आपकी वो क्या होगी, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्ट ऑफ शियर फोर्स ऑन प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर R2, यानी कि अगर आप शियर फोर्स किसी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट डालता है, तो शियर फोर्स की वजह से क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। शियर फोर्स हो या फिर आपका एक्सियल फोर्स हो, कोई भी हो सकता है। एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स दोनों की वजह से क्या होता है, जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है किसी भी बीम की या किसी भी स्ट्रक्चर की। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग फ्रेम्स अंडर वर्टिकल लोड्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अज्यूम्ड एट, यानी कि आप जब कोई बिल्डिंग फ्रेम है उसका आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो वर्टिकल लोड होता है उसकी वजह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे आपका अज्यूम किया जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन ए आपका सेंटर ऑफ ईच बीम, यानी जो बीम्स होती है उसके सेंटर में, या ऑप्शन बी है आपका सेंटर ऑफ ईच कॉलम, ईच कॉलम इस तरह का कोई आपका फ्रेम होता है, तो ये आपके कॉलम्स हो जाते हैं। ये आपका फिक्स सपोर्ट है, ये आपकी बीम होती है, बीम एंड कॉलम का जो कंपोजिशन होता है, कंबाइंड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। ये आपके कॉलम्स होते हैं। तो जब आप बीम और कॉलम में आप अगर आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का क्या होता है कि 1/10 ऑफ स्पेन लेंथ, यानी जो स्पेन लेंथ होती है उसके 1/10 पे हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं एट द एंड ऑफ द बीम। यानी कि ये आपका एंड ऑफ बीम है तो इसकी 1/10 ऑफ स्पेन पे क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इन द कैंटिलीवर मेथड ऑफ लेटरल लोड्स एनालिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस आर मेड। फर्स्ट है आपका, द एक्सियल फोर्स इन द बीम इज 0, या ऑप्शन बी आपका इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल स्ट्रेस इन ईच कॉलम ऑफ ए स्टोरी इज प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ ऑफ दैट कॉलम फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल कॉलम्स ऑफ द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन, या ऑप्शन सी आपका, द शियर फोर्स इज मैक्सिमम इन द कॉलम, या ऑल द अबव। तो बेसिकली होता है कि जब कैंटिलीवर मेथड हम यूज करते हैं लेटरल लोड एनालिसिस के लिए, तो इंटेंसिटी जो होती है एक्सियल स्ट्रेस की
इन ईच कॉलम ऑफ ए स्टोरी प्रोपोर्शनल होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की ऑफ दैट कॉलम फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल कॉलम्स ऑफ द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन। सो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन अ टू हिंज पैराबोलिक आर्च इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी है आपका ट्रायंगुलर, या ऑप्शन सी आपका क्यूबिक, या ऑप्शन डी आपका पैराबोलिक। तो अगर आप पैराबोलिक आर्चेस की बात कर रहे हैं, पैराबोलिक टू हिंज आर्च है, तो उसमें जो आईएलडी होती है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए वो आपकी क्या होती है, क्यूबिक होती है, यानी उसका ग्राफ क्या होगा, क्यूबिक होगा। सो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शियर फोर्स इन एनी सेक्शन इन अ कंजुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम, यानी कोई आपकी कंजुगेट बीम है उसमें आप शियर फोर्स निकाल रहे हो, तो जो शियर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो जो होती है एक्चुअल बीम में आपकी स्लोप के इक्वल होती है। यानी कि एक्चुअल बीम से आपने कंजुगेट बीम बनाई और कंजुगेट बीम में आपने क्या किया, शियर फोर्स डिटरमाइन किया। जो शियर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल बीम में आपकी स्लोप के इक्वल होगी। यानी स्लोप, अगर आप एक्चुअल बीम में स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो कंजुगेट बीम में आप क्या करो, शियर फोर्स निकाल लो, तो वो दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। वहीं अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम, अगर आप कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट निकालें तो जो वो बेंडिंग मोमेंट आपका डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, डिफ्लेक्शन इन एक्चुअल बीम। यानी कि अगर आप एक्चुअल बीम में डिफ्लेक्शन निकालेंगे, वो जो डिफ्लेक्शन है वो बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होगा इन कंजुगेट बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आर डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। ऑप्शन बी आपका आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, या ऑप्शन सी आपका और ऑलवेज डायमेंशनली होमोजेनियस, या ऑप्शन डी है आपका ऑल दी एबव। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के वो आपके डिपेंड करते हैं चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। जब बेसिकली हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हम जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के उनको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको निकालते हैं। तो बेसिकली जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, यानी चॉइस ऑफ डिपेंड करती है किस पे, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट पर। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग अजम्पशंस इन द एनालिसिस ऑफ ए प्लेन ट्रस। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द इंडिविजुअल मेंबर आर स्ट्रेट, या ऑप्शन बी आपका द इंडिविजुअल मेंबर आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनल लेस hinges, या ऑप्शन सी आपका द लोड्स एंड रिएक्शंस एक्ट ओनली एट द जॉइंट, या ऑप्शन डी आपका ऑल दी अबव। तो जब हम प्लेन ट्रस का एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली जो भी मेंबर होंगे, इंडिविजुअल मेंबर, वो आपके स्ट्रेट होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, ये आपके assumptions हैं जब आप ट्रस को एनालिसिस करते हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं, यानी ट्रस के जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके फ्रिक्शनलेस होने चाहिए। जो भी इंडिविजुअल मेंबर इस जॉइंट से आपके कनेक्ट होंगे वो आपका जो जॉइंट है वो आपका फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। और जो लोड और रिएक्शंस हैं तो वो केवल ही आपके क्या होने चाहिए, जॉइंट पैक्ट होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई लोड लगा रहे हो या रिएक्शंस लगा रहे हो तो वो सिर्फ जॉइंट पैक्ट करेंगी, ना कि मेंबर पे। अगर मेंबर पैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट रिसीव नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। सो ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्च when subjected to UDL uniformly distributed load on the entire horizontal span is subjected to। तो अगर जब भी हम आर्चेस की बात करेंगे तो आर्चेस में सिर्फ क्या होती है, नॉर्मल थ्रस्ट जो है आपकी वर्क करती है ओनली, बेंडिंग मोमेंट आपका ऑलवेज जीरो होगा। अगर ट्रस्ट अगर आप आर्चेस की अगर बात करें तो आर्चेस में थ्रू आउट द आर्च स्पैन आपकी क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपकी नॉर्मल थ्रस्टेड आपकी वर्क करती है। सो ऑप्शन बी जो है आप करेक्ट होगा, नॉर्मल थ्रस्ट ओनली एक्टेड। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज इन अ टू हिंज आर्च एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेस। फर्स्ट ऑप्शन आपका नो बेंडिंग मोमेंट इन द रिच आर्क, ऑप्शन बी आपका यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इन द आर्च रिप, या ऑप्शन सी आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन, या मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। तो जब आप टू हिंज आर्चेस की बात करेंगे, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट जो है आर्चेस में वो क्या होगा, नो बेंडिंग मोमेंट इन द आर्च रिप। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है थ्रू आउट द आर्च वो आपकी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं उसका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नो बेंडिंग मोमेंट इन रिच आर्क। सो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है। थैंक यू व्यूअर्स टू गिव योर सपोर्ट, सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए जिससे हमें आप सभी का सपोर्ट मिल सके और लोगों को हमारी सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। और हम इसी तरह से क्वेश्चन आगे की जो क्वेश्चन की सीरीज़ है 500 की, उसको हम जल्दी से जल्दी लाएंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।